और नए कृषि बिल कानून वापसी के बाद कमेटी गठन को लेकर किसानों की नाराजगी देखी जा रही है और जिसको लेकर हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत करने पहुंचे, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान भारी संख्या में पहुंचे। वहीं हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी ने किसानों से खास बातचीत की है। इस दौरान किसानों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। किसानों की आज महापंचायत ये जंतर मंतर पे रही है। किसानों ने तमाम तरह की जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखी थी, लेकिन सरकार की ओर से जब उन्हें जवाब नहीं मिला है तो आज फिर से किसानों ने यहाँ पर महापंचायत का जो है आयोजन किया है। मेरे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संजय क्रेटा, जिला सोनीपत, हरियाणा से जी। जिस तरीके से आज महापंचायत का आयोजन आपकी तरफ से किया गया है, क्या कुछ खास मांगे इस दौरान आपने रखी हैं? देखो, एक तो लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ था, और देश का गृह मंत्री, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे देश के गृह मंत्री के लड़के ने जिस तरह से किसानों को रौंदा था, जिनको रौंद कर बिल्कुल कुचल कर मारा था, और उस मंत्री को अब तक बर्खास्त नहीं किया गया है। एडवोकेट भी हूँ, किसान घर से बिलोंग करते हैं, तो 120 का दोषी उसका फादर है। उसने उस घटना से 2 दिन पहले बहुत भयंकर उकसाने वाला इसी कार्रवाई से संबंधित बयान दिया था, और कोर्ट या सरकार उससे मैच कर सकते हैं। तो 120 का दोषी है, उसको तुरंत रिजाइन करना चाहिए था। उसके ऊपर FIR 120 की, और उसको बर्खास्त अब तक नहीं किया गया। चलिए, ये तो था आपका किसान आंदोलन का, लेकिन अगर हम बात करें अग्निपथ योजना है, महंगाई है, उसको लेकर क्या कुछ इस दौरान आपकी मांगे हैं? देखो, हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अग्निपथ, बेरोजगारी सरकार ने जिस स्टेट से मैं आता हूँ, हरियाणा 1 नंबर पर था पूरे इंडिया में, GDP 1 नंबर पे थी। आज हरियाणा सबसे नीचे है, और सबसे बड़ी बेरोजगारी, सबसे ज्यादा भयंकर बेरोजगारी हरियाणा में। बहुत छोटा सा स्टेट है, वहाँ इनकम सोर्स भी बहुत ज्यादा है, और सरकार यही है, डबल इंजन की सरकार है वहाँ। तो अग्निपथ देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 4 साल में अग्निपथ में जो भर्ती किए जाएंगे, 4 साल में पूरे जो है सुरक्षा की जितनी दौर से गुजरना पड़ता है, जितना ज्ञान होना चाहिए, उन्हें नहीं हो पाएगा। क्यों लड़ेगा 4 साल के लिए? और ऊपर से सबसे अलग से जो बात है वो है इनकम की। उनको मात्र 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 30,000 सैलरी के लिए वो क्यों काम करेगा? आगे क्या करेगा? अब हरियाणा सरकार कहती है, और छोड़ो देश की, वो कहती है कि हम इसको अन्य सर्विसेज में जो है ना आरक्षण देंगे। सर्विसेज अन्य है ही नहीं, खत्म हो गया, आरक्षण किसको देंगे? सारी नौकरियां खत्म कर दी, सबका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और प्राइवेट में शोषण होता है। काम 12-12 घंटे काम करता है। देखो, देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था जो प्राइवेट है, उसमें गार्ड नौकरी करते हैं। 12 घंटे 10,000 रुपये में काम करते हैं। 6 साल 8 साल पहले भी वही सैलरी थी, आज भी वही सैलरी है। सिलेंडर से आप हर आदमी यूज करता, आप भी करते होंगे। तो सिलेंडर 400-450 रुपये का था, आज 1100 रुपये के लगभग पहुंच गया। और वही 10,000 सैलरी लेने वाला कैसे काम चलेगा? उसको कैसे सिलेंडर खरीदेगा वो? लेकिन मेन बात ये भी है कि जैसे आपने हरियाणा का जिक्र किया है, हरियाणा सरकार का डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अगर हम बात CM मनोहर लाल खट्टर की करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने हरियाणा में सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, एक JBT टीचर्स होते, सबसे छोटी भर्ती होती है, सिपाही की सबसे छोटी भर्ती में कल रखी है, वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद प्रमोट हो जाते हैं, और ऊपर जो है ना प्रमोशन के द्वारा भर्ती आधी होती है, आधी बाहर से होती है। तो JBT की हर सरकार ने 5 साल में 2-2 बार हजारों की संख्या में भर्ती किए थे। 8 साल में उन्होंने सिंगल व्यक्ति की वैकेंसी भी नहीं निकाली। भर्ती की तो अलग बात है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि जो कई लाख बेरोजगार JBT किए हुए हैं, वे अन्य कोई कार्य नहीं कर सकते, उसी की आस में है। 8-8 साल से कोचिंग लिए हुए हैं, उनके 10-10, 15-15 लाख रुपए कोचिंग में खर्च हो चुके हैं। इसी तरह अग्निपथ में है। अग्निपथ की स्कीम आते ही हरियाणा में जो ना रुझान कम हो गया आर्मी की तरफ। हरियाणा में आर्मी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। बच्चे 2-2, 3-3 लाख रुपए कोचिंग लेते हैं, तब उसकी तैयारी करते हैं, और वे 3-4 साल में उनकी सैलरी भी कुछ नहीं होगी। वो क्यों जाएंगे? 5-4 लाख रुपए कोचिंग पे क्यों खर्च करें? किसी अन्य सर्विस में जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना का अगर हम देखें तो उसको लेकर जिस तरह से जो बच्चे हैं वो तैयारी करते हैं, अभ्यर्थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो उनमें उत्साह था वो कम नजर आ रहा है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मेरा नाम रवि खापरा है और मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ, और किसान आंदोलन में शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ।
महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे आपकी तरफ से सरकार के सामने रखे जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, बेरोजगारी में तो हरियाणा नंबर 1 है ही। देखो, जो रोजगारी की अगर मैं बात करूं तो रोजगार तो कहीं है ही नहीं, खर्चे ही खर्चे हैं। एक आम इंसान खर्चा कहां से करेगा जब रोजगार होंगे ना? वो या तो क्राइम की तरफ बढ़ेगा, देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है ना जी। तो मेरा मानना तो ये है कि देखो जी, बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है और देश गड्ढे में गिर रहा है। यानी कि साफ तौर पर यह है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार है उसको लेकर वो कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो इस पंचायत से जो सरकार है उनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से देश के अंदर बेरोजगारी है, देश के अंदर जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है। और भी किसान हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मनोज जागलान है, जिला पानीपत, हरियाणा से। जी, जिस तरीके से आज महापंचायत का आयोजन हुआ है, कौन कौन सी अहम मांगे हैं और सरकार को क्या कुछ खास संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, हमारी पहली मांग है, जो लखीमपुर खीरी में नरसंहार हुआ 3 अक्टूबर को, तो हमारी पहली मांग ये है कि उसमें जो किसान साथी हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। दूसरी मांग हमारी एमएसपी की, जो इन्होंने गारंटी कानून जो कमेटी बनाई है एमएसपी गारंटी कानून को लेके, उसमें जो इन्होंने अपने चाटुकार लोग भर्ती किए हैं, हमें वो स्वीकार नहीं है। और हमारी जो एमएसपी की मांग है उसमें संयुक्त किसान मोर्चा से दोबारा बात करके उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के जो चुनिंदा लोग हैं उनको लिया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये रहेगी, जो भविष्य में हमारा आंदोलन रहेगा, कि भारत को WTO से बाहर निकलवाना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे बिजली बिल की हम बात करें, क्योंकि सरकार है, चाहे वो दिल्ली सरकार है, वो बिजली कम रेट पर देने के लिए या फ्री देने के लिए बात करती है। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें, क्योंकि जो खेती है वो कहीं ना कहीं बिजली पर बहुत ज्यादा निर्भर है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या कुछ मांग है? देखिए, इन्होंने पहले जब संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार के साथ वार्ता हुई और जब 19 नवंबर को आंदोलन पर सहमति बनी सरकार और किसान नेताओं के बीच, तो उन्होंने कहा था कि हम बिजली बिल को संसद में पेश करने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से बात करेंगे। इन्होंने किसी से कोई मैसेज नहीं किया, ना कोई बात की, और इन्होंने अपना बिजली बिल पेश कर दिया। अब किसान उसका विरोध करेंगे। ये सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जितने भी अन्याय करना चाहते हो किसान पर, किसी भी तरह के आप जो लूट के षड्यंत्र बना रहे हो, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आंदोलन चलेगा, दिल्ली में भी चलेगा और दिल्ली की सीमाओं पर भी चलेगा। अगर रोकोगे तो गांव गांव आंदोलन चलेगा। आज भी हमारा आंदोलन उसी तरह, किसान जागरूक है, लड़ने के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। देखो, जिस तरीके से सरकार ने भी जो अगर हम पहले आंदोलन की बात करें तो एमएसपी को लेकर सरकार ने भी अपना जो तीनों कृषि कानून थे वो वापस लिए थे। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए एमएसपी को लेकर, तो एमएसपी को लेकर पहले क्या मांग थी और अब जब तक वो मांग पूरी नहीं हो रही उसको लेकर कितना है? देखिए, 2016 में जब शांता कुमार कमेटी बनी, शांता कुमार कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करवाई उसमें कहा था कि देश के 6 से 16% के बीच के किसानों को, मात्र कुल इतने किसानों को एमएसपी मिल पाता है। तो शांता कुमार कमेटी के बाद हमने अपना कहा था, देश में 2014 से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि भाई अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग किसानों को लागू करके देंगे। पर आज कहां है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? कोई पूछने वाला नहीं, विपक्ष का जमीर मर चुका है, वो सवाल नहीं करता। हमारा अब ये बोलते हैं कि हम A2+FL फॉर्मूले के अनुसार आपको एमएसपी दे रहे हैं, पर उससे किसान को 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल घाटा है। पर सरकार ये बात समझ नहीं रही। सरकार अपना जो वातानुकूलित कमरे हैं उनमें से जो रिपोर्ट आती है, जो अधिकारी लोग वातानुकूलित कमरों में बैठ के बनाते हैं, उससे अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। उससे कहती है हम किसानों को इतना एमएसपी देते हैं। धरातल पे आगे बात करो ना, पूछो ना किसानों को कितना एमएसपी मिला। किसान कर्जे में मरा पड़ा है। अगर गन्ना भुगतान की हम किसानों की अगर बात करें तो सरकार का कहना है, अगर हम यूपी की बात कर लें तो योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि हमने कुछ हद तक जो बकाया गन्ना भुगतान है वो हमने दिया है। अगर हम इस पर चर्चा करें तो इस पर कितने प्रतिशत ये जो भुगतान है वो हो चुका है और आगे कितना, मतलब क्या मांग है इसको लेकर? हम इस मुद्दे पे तो अब यूपी सरकार की क्या बात कहें। हमारे हरियाणा का 34 करोड़ रुपया वहां मुजफ्फरनगर के एक मिल में फंसा पड़ा है। अब किसानों ने वहां कुछ दिन पहले धरना दिया था। अगर सरकार इतनी ही किसानों की शुभ चिंतक है तो उस रुपए को दे दो। 34 करोड़ रुपया भैया, एक घोटाले का 10% हिस्सा भी नहीं होता। 34 करोड़ तो हमारे किसानों ने वहां जाके धरना भी दिया, उसके बाद भी वो खाली हाथ लौट के आए हैं। अब क्या बात करें, क्या नहीं करें? अब सरकार के सामने क्या मंशा सरकार की? अब सरकार की मंशा को कोई नहीं समझ सकता। बेरोजगारी है, अब युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। अब हरियाणा की एक CAMI, सेंटर फॉर मॉनिटर इंडियन इकोनॉमी ने जो रिपोर्ट जाहिर की थी उसमें कहा था हरियाणा 26.7 की दर से बेरोजगारी में शीर्ष स्तर पर है। अब हरियाणा बेरोजगारी में शीर्ष स्तर पर है, इस बात के लिए ना कोई आवाज उठा रहा, ना कोई ये पूछ रहा कि हरियाणा बेरोजगारी में टॉप है। ठीक है, तो इस बात के लिए अब हम आंदोलन नहीं करें तो हम क्या करेंगे? अपने अधिकारों के लिए लड़ना तो पड़ेगा ना मैडम। तो देखिए, और भी किसान हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कौशिक।
दीपक कौशिक जी, कहाँ से आए हैं आप? राई सोनीपत से। आप भी सोनीपत से। देखिए, अभी हरियाणा को लेकर तमाम जो और भी किसान हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी बोला है कि जो हरियाणा सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो किसानों की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दे रही। बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो फिर महंगाई का मुद्दा हो, या फिर चाहे गन्ना भुगतान का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। तो आप इस आंदोलन के जरिए किस तरीके से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं? हम मैडम ये चाहते हैं, पहले तो हमारा MSP स्वाभिमानी रिपोर्ट पे उस पर हमारे भाइयों के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वे FIR कैंसिल की जाए। उसके बाद बेरोजगारी की बात करी जाए। हरियाणा तो पहले नंबर पे आ ही गया। अब देश में भी बेरोजगारी, मोदी सरकार ने ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। हम तो 2 लाख की भी अपेक्षा नहीं कर रहे। 2 लाख आदमियों को भी रोजगार नहीं मिल रहा हर साल। कोरोना का काल में भर्तियां वैसे ही बंद थी, अब भी कोई वैकेंसियां नहीं निकल रही है उनकी। किसी के टेस्ट हो रहे हैं, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा, वो भर्तियां पीछे से पीछे सरकती जा रही हैं। तो बेरोजगारी और किसानों का तो बस दम घोट दिया इस सरकार ने, और बिल्कुल हम निचले स्तर पे आ चुके हैं। यानी कि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो, अगर हम उनके जो बच्चे उनकी बात करें, अभ्यर्थियों की बात करें, तो वो जो भर्तियां हैं उनको सरकार नहीं निकाल रही है, ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, चाहे वो महंगाई का हो और चाहे वो कोई भी और मुद्दा है। और भी हम चर्चा करेंगे, और भी जुड़ते हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री बनने से पहले, ये उसके बाद भी कहा था, पहले भी कहा था कि 2024 तक हर व्यक्ति को घर देंगे, और किसानों की आय 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी और हर व्यक्ति को घर मिलेगा। अब आप न्यूज में सर्वे करते हो, आपने समाज के बारे में पता कितनी किसानों की आय डबल हुई, हम बता रहे हैं किसानों की आय आधी होगी। डबल होनी थी ना, आधी होगी, 25% पे चलेगी, 100 पे जानी थी। कैसे? दवाई के रेट 3 गुना हो गए, खाद के रेट, बीज के रेट 2-3 गुना हो गए, और जबकि उसका रेट जो है ना मात्र 1 क्विंटल पर 200 रुपये बढ़ा होगा। गेहूँ का भी 1800 हो गया होगा, 1800-1900 लगभग है। तो बेरोजगारी 2 करोड़ नौकरी वाली भी बताई थी, 2 लाख नौकरी नहीं है। अब सबको घर भी दे दिए हैं। अब वो जनता ने सवाल प्रधानमंत्री जी से करने चाहिए, अभी हमारे मकान कहाँ हैं और नौकरी कहाँ है। यानी कि जो केंद्र सरकार ने 2014 से, अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो उन्होंने भी इस बात के लिए कहा था कि किसानों की जो आय है 2022 तक उसको हम डबल करेंगे, यानी कि 2 गुना करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे वो कहीं ना कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। आज ये किसान महापंचायत हुई है, तमाम तरह के मुद्दे इसमें किसानों ने उठाए हैं। अगर बात हम 2-3 दिन पहले की करें तो लखीमपुर खीरी में भी किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया था, उसमें भी राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे थे, जिसके बाद आज जंतर मंतर पर ये महासभा, ये महापंचायत का आयोजन किसानों की तरफ से किया गया है। किसानों का साफ तौर पर कहना है जो MSP है उसको लागू किया जाए, प्रधानमंत्री बीमा योजना जो फसल को लेकर है उसको लागू किया जाए। तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो किसानों की तरफ से रखे गए, और साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकार अगर जब तक अपने इन सभी वादों को पूरा नहीं करती है, किसानों की तरफ से लगातार ऐसी जो महापंचायतें हैं वो होती रहेंगी। कैमरामैन दीपक के साथ न्यूज वॉच इंडिया के लिए पंकज यादव की रिपोर्ट।